पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो 4 से लेके 8 मई 2026 के हवाले से है। इस वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं या अनाउंसमेंट्स हैं उस हवाले से बात की जाएगी। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही, किस तरह की मूवमेंट रही और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा और पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनका जो लेटेस्ट डेटा जारी किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से उसकी क्या सूरत हाल है। इस सारी इन्फॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि वही लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो बेहतर तौर पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, जो कि मार्केट के हवाले से और मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से और इन जनरल जो इकानमी है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या अनाउंसमेंट्स हैं या जो खबरें हैं उस हवाले से अपने आप को बाखबर रखें, क्योंकि जितना आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही बेहतर आप वेल कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे या इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सारा डेटा रिसर्च करके इकट्ठा करके आपके सामने कंसोलिडेट करके रखा जाता है ताकि आपको बाखबर रखा जाए। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। दूसरी बात यह कि कुछ बहुत ज़्यादा ज़ाती मसरूफियात और जो जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ब्रेक आ गया था इस सीरीज़ और दीगर वीडियोस के हवाले से। तो अब कोशिश की जाएगी कि चैनल पे जो वीडियोस का सिलसिला है उसको तवातुर के साथ जारी रखा जाए। इस हवाले से भी आपकी जो भी राय है, जो भी सजेशन है इस सेगमेंट के हवाले से, क्या इस सेगमेंट को आप पसंद करते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है वो आपके लिए कितनी यूज़फुल होती है और इसके हवाले से कोई और भी तजावीज़ हैं तो उनका भी खैर मकदम किया जाएगा। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स को देख लेते हैं, जिसमें वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की उनकी बात कर लेते हैं। इसमें जो पहली अनाउंसमेंट है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL की तरफ से है, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक जानी पहचानी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और इन्होंने कमीशनिंग के हवाले से जो इनका गम्बाट साउथ ब्लॉक सिंध में जो इनका एक वेल है तो उसमें जो इनकी ये जो कमीशनिंग हुई है इस हवाले से इन्होंने एक पॉजिटिव न्यूज़ जारी की है। तो इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स ये दी है कि वी द ऑपरेटर ऑफ गम्बाट साउथ ब्लॉक जो कि सांगड़ सिंध में है, आर प्लीज टू अनाउंस द सक्सेसफुल कमीशनिंग ऑफ फैज X1 डीप वेल। तो ये जो वेल है ये 2014 में ड्रिल किया गया था, यानी कि तकरीबन 12 साल पुराना ये ड्रिलिंग हुई थी, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द डिस्कवरी कुड नॉट बी अंडरटेकन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नियर बाई पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि कोई भी अगर नई एक्सप्लोरेशन होती है, कोई भी वेल ड्रिल किया जाता है तो उसमें से जो भी फिर गैस या क्रूड ऑयल या जो भी वहाँ से आप मटेरियल हासिल करते हैं बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल डिस्कवरी, तो उसको फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर वो फिर बेमानी रहता है। तो यहाँ पर ये जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होने की ना होने की वजह से इतना अर्सा इसको वो यूटिलाइज नहीं कर सके। तो अब इन्होंने कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर ली है विद वेल्स पाइपलाइन इन अ कम्प्रिहेंसिव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक री इवेलुएशन। तो ज़ाहिर है अगर इतना अर्सा इन्होंने इसको इकोनॉमिकली वायबल ना समझने की वजह से उसको जो पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बिछाया था, तो अब उन्होंने उसकी पूरी स्टडी की और उसकी बेसिस पे फिर उन्होंने अब ये सारा सेटअप कर दिया। तो अब ये कमर्शियली इनको कमर्शियली वायबल लगा ये ऑप्शन और उन्होंने इस सारे प्रोसेस को पाया तकमील तक पहुँचा दिया। तो इन्होंने फर्दर लिखा है कि द कंपनी सब्सिक्वेंटली अंडरटुक वेल इंटरवेंशन एंड सरफेस फैसिलिटी वर्क्स टू ब्रिंग द वेल इनटू प्रोडक्शन। Commissioning activities included isolation of deeper intervals, execution of well intervention job, installation of service facilities, and construction of approximately 4.5 kilometer of feeder line to integrate the well into the existing gas gathering network for onward delivery to the Gombard South gas processing facility। तो गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो गम्बाट की है उस तक इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से जो भी इनको जितनी भी गैस मिलेगी उसको और बेहतर तरीके से और साथ साथ जो कंडेंसेट है यानी खाम तेल है उसको भी प्रोसेस करने की पोजीशन में होंगे। तो इन्होंने साथ साथ जो इसकी यहाँ पर जो आउटपुट है उस हवाले से भी डिटेल जारी की हैं कि प्रोडक्शन वाज रैम्प्ड अप इन द स्टेजेस और करंट जो प्रोडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 MMSCFD गैस है, जबकि खाम तेल की बात की जाए तो पर डे जो खाम तेल है वो 750 बैरल्स है। और ये सब ऑप्टिमाइजेशन जो इन्होंने की है प्रोडक्शन में उसके बाद के नंबर्स हैं। तो इन द इंक्रीज इन कंडेंसेट सप्लाईज डेमोन्स्ट्रेट द कंपनीज कमिटमेंट टू मोनेटाइज
commitment to monetizing the discoveries in a cost-effective manner while contributing to meeting the country's energy requirements. This is very good। और इसमें इन्होंने कोई और मेंशन नहीं किया किसी और स्टेक होल्डर का, क्योंकि बहुत सारी जो भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में डिफरेंट कंपनीज का मेंशन होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बाहर ये लगता है कि इसमें 100% जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो इसी कंपनी यानी पीपीएल का है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पीपीएल इन जनरल एंड पाकिस्तान ऑयल मार्केट एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस और तेल के हवाले से जितनी भी एक्सप्लोरेशन है तो उससे जब ये सब उनको वो डिस्कवरी सक्सेसफुल होती है और उससे फिर वो प्रोसेसिंग करके उसको सिस्टम में डाला जाता है तो उस पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में भी कुछ हद तक ये जो लोकल हमारी एक्सप्लोरेशन है वो ममद मावन साबित होती हैं। अब जो दूसरी अनाउंसमेंट है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी एवेंसियन लिमिटेड के हवाले से है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती है लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो अभी जो इनकी अनाउंसमेंट है वो भी एक इंटरनेशनल वेंचर के हवाले से है। इन्होंने मेंशन किया है कि एवेंसियन FZE विच इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एवेंसियन लिमिटेड तो इज़ प्लीज टू अनाउंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू बिजनेस एंटिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी जो एक सब्सिडरी है एवेंसियन FZE तो वो अब एक नया अपनी बिजनेस सेटअप या एंटिटी रजिस्टर कर रही है इन ऑस्ट्रेलिया और उसका नाम इन्होंने एवेंसियन PTY लिमिटेड रखा है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द कंपनी एंड मार्किंग अनदर माइलस्टोन इन द कंपनी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्सपेंशन। तो ये मिडल ईस्ट और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से जाने जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में अपनी एक्सपेंशन के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की अपडेट्स देते रहते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में टैप कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड स्टेप फ्रॉम द कंपनी। और इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो नई एंटिटी है ये रजिस्टर की गई है इन क्वींसलैंड अंडर द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन और the footprint in Asia Pacific region paves a pathway for a positive impact on group's business and maximizing value for our shareholders। तो ऑब्वियसली ये जितना ज़्यादा ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे, नई मार्केट्स में पेनिट्रेट करेंगे और अपना फुटप्रिंट वहाँ पे बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा इस ग्रुप के लिए लॉन्ग टर्म में ये एक बेनिफिशियल प्रोग्रेस कहलाएगी। अब जो अगली खबर है वो MTL यानी मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से है। मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से कुछ खबरें और कुछ र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी तो उसी हवाले से इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि ये किसी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स यानी मोटरसाइकिल के सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस हवाले से कि ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं आई थी लेकिन र्यूमर्स और ख़बरें मार्केट में आना शुरू हो गई थी। तो अब उन्होंने उस हवाले से क्लैरिफिकेशन जारी की है कि इनकी एक वन ऑफ इट्स ग्रुप कंपनीज इज करंटली इवेलुएटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ EV बाइक प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, लेकिन ये मैटर जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कंफर्मेशन ही कंसीडर कर सकते हैं इसको कि एटलीस्ट ये ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं और प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही सही, लेकिन एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड और फ्यूचरिस्टिक जो एक ऑप्शन है और पोटेंशियल बिजनेस एरिया है उसको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि ट्रैक्टर्स में तो ये एक पायनियर हैं और एक बड़ा नाम ज़रूर हैं, लेकिन दीगर जो इस तरह के रिलेटेड ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना इनके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है और उनकी बैलेंस शीट पे और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी लॉन्ग टर्म में और बिजनेस का जो एवेन्यूज़ हैं नए उसकी राह भी हमवार कर सकता है। तो EVs की बात की जाए तो गाड़ियों में तो आप देख ही रहे हैं कि उसका एक बूम दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी आया हुआ है। नई नई गाड़ियाँ EVs के सेगमेंट में लॉन्च हो रही हैं और मार्केट में उनको काफ़ी पज़राई भी मिल रही है। तो पाकिस्तान की जो इकानमी है इस वक्त और जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटीज़ और इन चीज़ों का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के जो सेगमेंट है इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। एक बड़ी आबादी है पाकिस्तान में और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स वगैरह या जो इस टू व्हीलर्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा हमारी आबादी इन्हिसार करती है। तो इस सेगमेंट को अगर देखा जाए तो वॉल्यूमेटिक ग्रोथ इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर MTL इस हवाले से आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी ऑब्वियसली वो उस हवाले से अनाउंसमेंट जारी करेगी, लेकिन ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है इस कंपनी के लिए और लॉन्ग रन में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एक बिजनेस एस्पेक्ट बन सकता है फॉर दिस कंपनी। इसके बाद सिटी फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है उसकी एक अनाउंसमेंट आई है रिगार्डिंग प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ पाकेम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड।
तो सिटी फार्मा भी एक बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। वक्तन फ़वक्तन वो अपनी मुख्तलिफ वेंचर्स के हवाले से अनाउंसमेंट जारी करती रहती है। अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसके हवाले से भी, उसमें भी ये ग्रोथ लाती रहती है। और अब कुछ इन्होंने इस हवाले से कि कुछ जो एडिशनल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर कुछ मौजूद हैं प्लेयर्स, तो उनको अक्वायर करना भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। तो उस हवाले से ये एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट है इस कंपनी की। और डिटेल्स इसकी ये हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ Pakhem International Pharmaceutical Limited along with its associated assets, licenses and operation for a consideration which is subject to the formal approval। तो ये 100% उसको अक्वायर करने के लिए इन्होंने अप्रूवल दिया है बोर्ड ने। और ये जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो वो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग्स के हवाले से और मुख्तलिफ जो ड्रग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से ऑलरेडी बिजनेस में है। और उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म की जो अद्वियात है उनको प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो प्रपोज्ड एक्विजिशन है इसकी बेसिस पे जो कंपनी है यानी कि सिटी फार्मा है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मार्केट फुटप्रिंट है वो बढ़ेगा और एक अच्छा असर पड़ेगा कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे और ओवरऑल उसकी बिजनेस ग्रोथ में। इसके बाद जो अगली खबर है वो पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो अनाउंसमेंट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि चूँकि ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले ही एक फॉर्मल एक बिडिंग प्रोसेस हुआ था पीआईए को एक्वायर करने के हवाले से। तो आरएफ हबीब कॉरपोरेशन लेड जो कंसोर्शियम था उसने उस बिड को विन किया था। तो उसमें 75% स्टेक्स बिड हुए थे। तब जो रिमेनिंग 25% हैं उसके हवाले से भी आरएफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अपनी इंटेंट जारी की है, अपनी इंटेंट बता दी है टू एक्वायर द रिमेनिंग स्टेक्स इन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो द मैनेजमेंट कंट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड बिफोर 25 मई 2026। और साथ साथ इन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया है कि द नोटिस ऑफ इंटेंट टू एक्वायर द रिमेनिंग 25% इक्विटी स्टेक हैज़ बीन अकम्पनीड बाय requisite standby letter of credit and will be exercised in accordance with the terms of SPSA। और अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है कि इन ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेटली 180 बिलियन। और उसमें से जो 55 बिलियन है वो पेएबल है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज डाइवेस्टमेंट प्रोसेस, जबकि जो रिमेनिंग 125 बिलियन है वो वापस इन्वेस्ट यानी इंजेक्ट किया जाएगा एज फ्रेश इक्विटी इनटू पीआईए, ताकि इसका जो रिकैपिटलाइजेशन है वो की जा सके और बिजनेस का जो ऑपरेशंस हैं उनको बेहतर और स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इससे आपको पता चलता है कि जो बड़ी अमाउंट है वो तो वापस पीआईए में ही जाएगी और गवर्नमेंट को सिर्फ 55 बिलियन मिलेगा इसका, इस टोटल अमाउंट का आउट ऑफ 180 बिलियंस। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। और जो कंसोर्शियम है आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का उसमें फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड, सिटी स्कूल लिमिटेड और एकेटी ग्रुप, ये सारे के सारे अलॉन्ग विद फौजी फर्टिलाइजर कंपनीज शामिल है। तो जो भी इस हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे, मतलब पीआईए अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसके बेनिफिशरीज होंगे। और देखना ये है कि अब ये सारा ये कंसोर्शियम जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं ये पीआईए को दोबारा अपने पैरों पे कैसे खड़ा करते हैं और इस हवाले से इतनी जो सिग्निफिकेंट अमाउंट 125 बिलियन की है इसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके इस कंपनी में को प्रॉफिटेबल करने में कामयाब होते हैं। तो दिस इज़ ऑल वी विल हैव टू सी डाउन द रोड। अब कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं। उसमें जो पहली अनाउंसमेंट है वो एक आईपीओ के हवाले से है जिसने बड़ी आजकल धूम मचाई हुई है ख़बरों में। और सतारा पेट्रोलियम सर्विसेज जो है इसने 4.8 बिलियन रेस कर लिया है थ्रू सेलिंग अ टोटल ऑफ 279.9 मिलियन शेयर्स। और इसने आईपीओ और प्री आईपीओ के ज़रिए इन्होंने इतना रेस किया है। और ये पाकिस्तान की जो पीएसएक्स की हिस्ट्री है इसमें थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर आईपीओ कंसीडर हो रहा है बेस्ड ऑन इस वैल्यूएशन एंड बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट दैट दे हैव रेज्ड। तो अब ये एक इनकी जो 11 और 12 तारीख को पब्लिक के लिए भी जो रिमेनिंग जो इन्होंने मुख्तस किए हुए हैं शेयर उसके हवाले से 11 और 12 तारीख मुख्तस की गई है। और जो प्राइस है वो 18.9 है फॉर पब्लिक, जबकि ये फ्लोर प्राइस इसकी 13 पॉइंट समथिंग थी।
लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसको रिस्पांस मिला और ये फ्लोर प्राइस से जो है वो एक स्ट्राइक प्राइस पे चली गई और बहुत ही अच्छी एक पज़ीराई मिली इस आईपीओ को। जिस तरह रिसेंट पास्ट में जो दीगर आईपीओस थे वो भी बड़े सक्सेसफुल रहे, तो इस आईपीओ को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रही है। दूसरी बात ये कि इस आईपीओ को बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं विद आरामको, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सितारा पेट्रोलियम जो है ये एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर है फॉर गो, और गो के अंदर 40% स्टेक जो है वो अरामको का है। लेकिन सितारा पेट्रोलियम इटसेल्फ अगर आप देखें, इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ें, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पैसे को यूटिलाइज करके अपनी फ्लीट को बढ़ाएंगे ये, और ये भी एक ओएमसी में इन फ्यूचर कन्वर्ट होने का इरादा रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स के साथ है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं या इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं विद आरामको। तो जस्ट माइंड इट कि ये आरामको नहीं है, ये एक सिर्फ लॉजिस्टिक पार्टनर है फॉर गो, और गो के सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो पाकिस्तान में इस वक्त आप फ्यूल स्टेशन हैं उनकी बात करें तो उनको ये सप्लाई करता है। और अब आगे बात करें तो ये अपनी फ्लीट को बढ़ाने का इरादा रखते हैं, इसी तरह जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का इरादा रखते हैं, और फिर ये खुद भी फ्यूचर में ओएमसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर के हवाले से हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू शुड डिसाइड। अब जो दूसरी खबर है ये इट्स अ वेरी नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस मुसलसल पिछले कुछ अर्से से बढ़ती जा रही हैं, और अब अगेन जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें एक और इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम प्राइसेस में तकरीबन 15 रुपये का, और साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल है उसकी प्राइस में भी इजाफा कर दिया गया है। तो बिजनेसेस को देखा जाए और इन जनरल जो हमारी आवाम है उसकी को देखा जाए तो सब इसकी वजह से काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होंगे। और ये जो मुसलसल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लिए भी किसी लिहाज से भी हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तकरीबन हर सेक्टर को किसी न किसी तरीके में लाजमी होती है। ख़ास तौर पे वो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो ऑब्वियसली उनका तो इन्हिसार उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो मशीनरी होती है, उनके जो भी सेटअप होता है उसके अंदर ये एक डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फ्यूल प्राइसेस। और दूसरी तरफ ये कि बावजूद इसके कि बहुत सारी कंपनीज ने सिग्निफिकेंट सोलराइजेशन की है जो किसी हद तक उसको ऑफसेट करती हैं, लेकिन स्टिल जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसके ऊपर जो इन्हिसार है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, फ्यूल प्राइसेस जितनी बढ़ती जा रही हैं उतना ही ज़्यादा आम जो लोग हैं, उनका जो तबका है, आम तबका है, उनकी जो बाइंग पावर है वो भी इम्पैक्ट हो रही है, तो उसका असर भी बिजनेसेस पे पड़ता है। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि रिजर्व्स की क्या सूरत हाल रही। तो जो लेटेस्ट डेटा जारी किया गया स्टेट बैंक की तरफ से, उसके मुताबिक जो 30 अप्रैल के अगर नंबर्स देखें तो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं, क्यूमुलेटिव रिजर्व ऑफ स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स, तो वो हैं 21.29 बिलियन। और अगर आप देखें तो 10 अप्रैल को एक डिप हमें देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम पिछले एक महीने में देखें तो यूएई को हमने जो लोन था वो वापस लौटाया, इसी तरह इंटरनेशनल बॉन्ड के हवाले से पेमेंट थी वो भी पाकिस्तान ने की। तो जो भी डेट के हवाले से ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुशाइंद बात यह है कि यूएई को जो पैसा लौटाया है उसके साथ साथ पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से भी उस हवाले से सपोर्ट मिल गई, और सऊदी अरेबिया ने काफ़ी फंड्स पाकिस्तान को जारी किए। तो हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो एक इमीडिएट बेसिस पे एक मुमकिन तौर पे एक सिग्निफिकेंट डिप पाने के चांसेस थे वो कम हुआ उस वजह से। दूसरी खुशाइंद बात यह है कि अभी जो अगले पिछले 2 दिनों की खबर है उसमें ये बताया गया है कि आईएमएफ की तरफ से 1.2 बिलियन की जो ट्रांच है वो उसके हवाले से मंजूरी मिल गई है, बोर्ड अप्रूवल मिल गया है। तो दैट इज़ अनदर गुड न्यूज़, और इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रिजर्व्स पे, और हमें जो भी ऑब्लिगेशंस हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रीपेमेंट के हवाले से इन सब्सिक्वेंट वीक्स और मंथ्स और क्वार्टर्स, तो उस हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थिंग्स आर ऑन अ बेटर स्टेज एज ऑफ नाउ विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स विच आर हेल्ड बाय स्टेट बैंक प्लस द कमर्शियल बैंक्स। अब यूएसटी टू पीकेआर की अगर मूवमेंट देखें तो जो एक मुसलसल कंटिन्यूएशन है रुपी की इम्प्रूवमेंट की अगेंस्ट यूएसटी, तो वो अभी भी आप देख सकते हैं कि वो ट्रेंड जारी है। 13 अप्रैल को 279 रुपये पे था डॉलर, और अब डॉलर रुपए और डॉलर की पैरिटी देखें तो अभी 8 मई को जो लेटेस्ट नंबर है वो 278 रुपये 70 पैसे।
तो बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि डॉलर अभी तक दोबारा से वो रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल अपनी कदर को छोटी अमाउंट में ही सही लेकिन मुस्तहकम करता जा रहा है। तो ये किस हद तक कितने अरसे तक ये रह सकता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आईएमएफ की भी एक रिसेंट पास में कंडीशन ये थी कि इसको मार्केट बेस्ड रहने दिया जाए। तो अगर मार्केट बेस्ड छोड़ दिया जाता है रुपए को, तो डॉलर को, तो ऑब्वियसली फिर कुछ रुपए के ऊपर मज़ीद प्रेशर आ सकता है और डॉलर की कीमत फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ इफ़ यू थिंक ऑफ करंट सिचुएशन, तो रुपए की जो कीमत है या कदर है वो काफ़ी मुस्तहकम है डॉलर के मुकाबले में। अब इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही। तो अच्छी बात यह है कि ये जो वीक है, इस वीक के दौरान मार्केट ने तकरीबन 9000 पॉइंट्स ऐड किए, और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है ईरान और यूएसए को लेके, तो उस हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें इस वीक के दौरान आती रहीं बीच बीच में। और जो सीज़ फायर और उसके अलावा डायलॉग के हवाले से, तो उस बेसिस पे मार्केट में काफ़ी बेहतरी के आसार नज़र आए। तो बीच में कुछ थोड़ा सा टेंशन दोबारा से एस्केलेट भी हुई, लेकिन एज ऑफ नाउ स्टिल सीज फायर होल्ड्स, और सिचुएशन बाज़ाहिर यूँ लगती है कि शायद बेहतरी की तरफ जाए। और अब ये भी खबरें चल रही हैं कि दोबारा मुमकिन तौर पे एक और राउंड शुरू हो सकता है मुज़ाकरात का। पाकिस्तान में भी ट्रंप की जो आमद का जिक्र चल रहा है, वो चाइना जा रहा है, और मुमकिन तौर पे उस हवाले से उससे पहले कुछ बेहतरी इस हवाले से खबरें आ सकती है। और जो सिचुएशन है उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट मज़ीद आती है तो वो भी एक अच्छा असर डालेगी। लेकिन एज़ ऑफ नाउ देखा जाए तो मार्केट ने कुछ रिकवर किया है इस पूरे वीक के दौरान, और मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उनमें जो भी एक डिप आई थी उसके बाद दोबारा अच्छी रिकवरी हमें इस वीक के दौरान देखने को मिली। साथ साथ रिजल्ट्स का सीज़न भी चल रहा है, तो काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स तकरीबन अनाउंस हो चुके हैं तीसरे क्वार्टर के, या कुछ कंपनीज़ के पहला क्वार्टर था तो उसमें कुछ कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे डिविडेंड भी अनाउंस किए। तो वो भी एक मोमेंटम का रीज़न बनता है, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि कुछ कंपनीज अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती हैं या अच्छा डिविडेंड पोस्ट करती हैं, तो वो भी एक उसकी वजह से भी हसल एंड बसल आती है उस कंपनी के शेयर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर है। और यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा इसको हम पीछे लेकर जाएं, तो मार्केट तो 1,90,000 से ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर एक सिग्निफिकेंट डिप आई और 1,44,000 तक गया। लेकिन इस वक्त दोबारा से काफ़ी उस वॉर के बाद की जो सिचुएशन है उसमें बेहतरी आई है, और मार्केट 1,71,000 पे जा चुकी है। तो इसको भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया, और इस सिचुएशन में उन्होंने मज़ीद अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनमें इजाफा किया। और वो लोग जो कि पैनिक करके निकल गए, उनके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं, तो उन्होंने यकीनन इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया होगा। और अब मार्केट में जो रिकवरी आ रही है, और मज़ीद अगर रिकवरी आती है आने वाले दिनों में, तो वो लोग बेनिफिशरीज होंगे जिन्होंने इस सारी सिचुएशन में अपना डिसिप्लिन बरकरार रखा और पेशेंस के साथ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रखा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।